दोस्तों, मैं त्रिशा सिंह आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए दृष्टि आईएएस के टेस्ट नंबर 5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में 75 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं और 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी, आपके जान पहचान में जो भी एस्पिरेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है तो हमारी वीडियोस को उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच सुनिश्चित हो और आप लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले और आपके दोस्तों लोगों को भी। ठीक है, तो बस कोशिश करना कि अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। ठीक है, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप लोग बता देना, आपके डाउट को मैं क्लियर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, भारतीय पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन कह रहा है कि यह पहल भारतीय कृषि खाद्य निर्यात को सुदृढ़ करने और स्टार्टअप्स में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा शुरू की गई है। दूसरा कथन कह रहा है कि इस पहल का एक प्रमुख लक्ष्य भारत को 2030 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के कृषि खाद्य निर्यात प्राप्त करने में सहायता करना है। ठीक है, पूछा है कि कौन सा कथन आपका सही है, तो आप लोग भी साथ में आंसर करते हुए चलिए, जिससे कि आपके अंदर पता चले कि कौन कौन सी गलतियां हैं, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, कहाँ पे और सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखो। तो पहला स्टेटमेंट जैसे कि हमने अक्सर बोला है कि ज़्यादातर अगर कहीं किसी संस्था का नाम दे देता है या फिर किसी मंत्रालय का नाम दे देता है तो अक्सर वो स्टेटमेंट गलत होता है। तो यहाँ पे देखो, तो यह पहल भारतीय कृषि खाद्य निर्यात को सुदृढ़ करने और स्टार्टअप में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसे शुरू किसके द्वारा किया गया है? तो इसको शुरू किया गया है नाबार्ड द्वारा नहीं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा शुरू किया गया है, तो इसे नाबार्ड द्वारा नहीं शुरू किया गया बल्कि अपेडा द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? अपेडा द्वारा शुरू किया गया है। अपेडा क्या है? इसका विस्तार नेम है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, यानी कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा भारतीय पहल को शुरू किया गया है कृषि खाद्य निर्यात को सुदृढ़ करने और स्टार्टअप्स में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया आपका, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा आपका स्टेटमेंट सही है। किसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? इसका प्रमुख लक्ष्य भारत को 2030 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के कृषि खाद्य निर्यात प्राप्त करने में सहायता करना। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावित प्रत्यूष अंतरिक्ष पेलोड के प्राथमिक उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो प्रत्यूष अंतरिक्ष पेलोड के प्राथमिक उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है, बताइए। तो चंद्र कक्षा में रेडियोमीटर का उपयोग करके कॉस्मिक डॉन से आने वाले फेंट हाइड्रोजन संकेत का पता लगाना है। ठीक है, इसी का ये प्रत्यूष अंतरिक्ष पेलोड के प्राथमिक उद्देश्य हैं। क्या करेगा? ये फेंट हाइड्रोजन संकेत का पता लगाएगा जो कि कॉस्मिक डॉन से निकलेगा। ठीक है, रेडियोमीटर का उपयोग किया जाएगा इसमें, इसी रेडियोमीटर का उपयोग करके इसका पता लगाया जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेताओं का चयन प्रतिवर्ष फिलीपींस सरकार द्वारा किया जाता है। दूसरा कह रहा है, एजुकेट गर्ल्स एक गैर लाभकारी संगठन है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संगठन है। तो बताइए कि कौन सा आपका कथन सही है। जब भी प्रश्न को सॉल्व करें तो हमेशा यहाँ वाले पोर्शन को ध्यान से देखें। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है, तो फिर आप लोग क्या करते हैं कि आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, तो पहला आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना है। दूसरा कि जब भी स्टेटमेंट पढ़े तो आपको सर्कल करना है कि प्रतिवर्ष बोला है तो प्रतिवर्ष में भी द्विवार्षिक भी हो सकता है, हर दूसरे साल पे दिया जाता होगा, और किसके द्वारा, किस संस्था द्वारा दिया जा रहा है, इसको ऐसे सर्कल कर लें या फिर अपने हिसाब से अंडरलाइन कर लें और फिर फोकस करें। आपकी जो नज़र पड़ेगी आपके ये सर्कल किए हुए अंडरलाइन किए हुए पोर्शन पर ही जाएगी। फिर आपको समझ में आपको लगेगा कि मे बी ये सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। जब ओवरऑल आप सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे सही है या कहाँ पर गलत है, किस पॉइंट पर आपको फोकस करना है, किस पॉइंट पर फोकस नहीं करना है। जो नए नए बच्चे होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि उनको क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है यूपीएससी का। वो डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उन्हें लगता है, वो अंदर से ही अपनी आत्मा से पूछते हैं कि सही है या नहीं है, सही है या गलत है।
तो फिर सही मान लेते हैं, गलत मान लेते हैं, फिर इस बेसिस पे आंसर कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि गलत हो जाता है। तो जो नए बच्चे हैं वो सीखें कि कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे देखो कहा है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेताओं का चयन जो है प्रतिवर्ष फिलीपीन सरकार द्वारा किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेताओं का चयन तो हर साल किया जाता है, यानी कि हर साल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है, लेकिन फिलीपींस सरकार द्वारा चयन नहीं किया जाता है। चयन किसके द्वारा किया जाता है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेताओं का चयन किया जाता है। तो यहाँ पे फिलीपींस सरकार नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन होना चाहिए था, ठीक है। तो पहला इसलिए गलत हो गया। दूसरा आपका सही, दूसरा दिया है कि एजुकेट गर्ल्स एक गैर लाभकारी संगठन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संगठन है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है। देखो अभी हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है एजुकेट गर्ल एक गैर लाभकारी संगठन है, इसको दिया गया। ये क्या काम किया है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पर लड़कियों को कम शिक्षा प्रदान किया जाता था या लड़कियों की शिक्षा तक बहुत कम पहुँच थी स्कूलों तक, तो वहाँ पे ये एजुकेट गर्ल्स ने लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और इस एजुकेट गर्ल्स की स्थापना किसने की थी? तो सालिना हुसैन द्वारा एजुकेट गर्ल्स की स्थापना की गई थी 2007 में। तब से ये बहुत सालों से ये राजस्थान के, शुरू तो ये राजस्थान में ही किया था, धीरे धीरे इसका विस्तार किया गया। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा कि एजुकेट गर्ल्स को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। नाम भी ध्यान रखिएगा कि इस संस्था की स्थापना किसने की थी? तो सफीना हुसैन ने की थी, सफीना हुसैन ने की थी। तो यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी का फेवरेट रहा है, ड्यूगोंग, ठीक है। अक्सर इससे क्वेश्चन, जब भी ये न्यूज़ में आता है ड्यूगोंग, तो इससे क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान देना। ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने पाक खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारत के पहले ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व को औपचारिक रूप से मान्यता दी है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि IUCN रेड लिस्ट में से सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तीसरा कह रहा है कि यह एकमात्र मौजूदा शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है जो पूरी तरह से समुद्र में ही मिलता है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है, बताइए आप लोग। तो देखो ड्यूगोंग जो है, ड्यूगोंग को सी काऊ भी कहा जाता है या समुद्री गाय भी कहा जाता है, क्योंकि ये शाकाहारी है, एक स्तनपायी, ये एक स्तनपायी है, एक स्तनपायी शाकाहारी है, शाकाहारी समुद्री स्तनपायी ये भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका पहला स्टेटमेंट देखिए, तो IUCN ने पाक खाड़ी में भी हाल ही में पाक खाड़ी क्षेत्र में भारत का पहला ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व को औपचारिक मान्यता दिया गया है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि IUCN के रेड लिस्ट में से सुभेद्य के रूप में वर्गीकरण किया गया है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। और यह एकमात्र मौजूदा शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है जो पूरी तरह से समुद्र में ही मिलता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये आपको देखने को मिलेगा मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं, कच्छ की खाड़ी में, पाक की खाड़ी में और अंडमान निकोबार क्षेत्र में, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो इसके बारे में और भी बहुत कुछ डिटेल में पढ़ लेना एनवायरनमेंट की बुक में या फिर अलग से आप गूगल पे सर्च करके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला देखो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि सिंगापुर ने लगातार 15वें वर्ष ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दूसरा कह रहा है कि भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों की अर्थव्यवस्थाओं तथा मध्य एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र में दोनों में प्रथम स्थान पर है। तीसरा कह रहा है कि भारत वैश्विक स्तर पर ICT सेवाओं के निर्यात में प्रथम स्थान पर है। अब बताइए कि कौन सा आपका कथन सही है? तो ध्यान देना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा। मे भी यहाँ पे किसी संस्था का नाम दे दे, किसी संगठन का नाम देते हैं, वो गलत संगठन नाम देते, तो आप लोग को ध्यान होना चाहिए कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। अभी हाल ही में ये इंडेक्स जारी किया गया, तो इसमें कह रहा है कि सिंगापुर ने लगातार 15वें वर्ष ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो सिंगापुर ने नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, स्विट्जरलैंड ने। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ठीक है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका ये टॉप
3 में आए हैं, तो यहाँ पे पहला गलत हो गया, सिंगापुर नहीं होना चाहिए था। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। भारत की अगर हम ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो भारत जो है कितने 38वां स्थान हासिल किया है। पिछली बार 39वां स्थान था 2024 में, अब एक पायदान में सुधार हुआ है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि भारत एक पायदान ऊपर चढ़ा है। तो भारत का स्थान क्या रहा 2025 में 38वां रहा था, 2024 में 39वां रहा था। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। और ओवरऑल अगर हम एशिया, दक्षिण एशिया क्षेत्र में बात करें और निम्न मध्यम आय वाले देशों की अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो इन देशों में भारत पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, तो पहला गलत था तो एलिमिनेट कर देते। अगर इतना पता होता है कि सिंगापुर नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, तो यहाँ पे आप एलिमिनेट कर देते और आंसर आपका निकल के आ जाता। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग विजन आईएएस का चाहते हैं, दृष्टि आईएएस का चाहते हैं, या फिर संस्कृत आईएएस का, या फिर आप फोरम आईएएस का, तो आप इन सभी इंस्टीट्यूट का आपको प्रीलिम्स का पेपर मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगा, विथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग और ज़्यादा खुद से भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको ज़रूरी है कि आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। या फिर अगर आपके घर के आसपास कहीं कोई शॉप है जहाँ पर हार्ड कॉपी मिल रही है इस पीडीएफ की, तो आप वहाँ से ले लो। ठीक है, अगर आपके यहाँ नहीं मिल रही है तो आप इस पीडीएफ को लो, डाउनलोड करो, कहीं शॉप पे जाकर के प्रिंट आउट निकलवा लो, या टैब के माध्यम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे माध्यम है, बस आपको क्या करना है, आपको खुद से भी 50-60 पेपर लगा लेना है। ठीक है, एग्ज़ाम है आपका जून में, नहीं लास्ट मई में है, सॉरी। तो लास्ट मई में आप लोग का एग्ज़ाम है, तो आप लोग को चाहिए कि कम से कम 50 टेस्ट पेपर खुद से लगाओ। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका अप्रोच बिल्ड नहीं होगा। अगर आपको अप्रोच बिल्ड करना है अपना, तो आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से सीखिए वीडियो के माध्यम से कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, और कभी खाली बैठे हैं तो वीडियो देख लिया, अच्छे से समझ लिया। एक बार आप जब हमारी वीडियोस देखेंगे तो आप बिल्कुल आपका एक बार सिलेबस भी पूरा एक सब्जेक्ट रिवाइज हो जाता होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वो कवर कर लेता है सारे टॉपिक से एक टेस्ट पेपर में। तो एक टेस्ट पेपर के माध्यम से एक सब्जेक्ट आपका रिविजन हो जाता होगा। लेकिन आपको खुद से भी सॉल्व करना है। जब खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। ठीक है, वीडियो के माध्यम से आपको ये लग रहा होगा कि हाँ मेरा यहाँ सही जा रहा है, यहाँ गलत जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप सीख रहे हो, लेकिन आपको खुद से भी सीखने के बाद खुद से भी उसको अमल करना है, खुद से भी प्रयास करना है। जितना ज़्यादा हो सके अपना मॉक टेस्ट लगाएं और रिवीजन करें। ठीक है, रिवीजन भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और फालतू के कंटेंट के चक्कर में भी मत पड़िए। जितना आपके पास कंटेंट है बस उसको अच्छे से तैयार करिए। ओके, चलो अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन दिया है, माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित प्रथम 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर है, जिसे अंतरिक्ष प्रक्षेपणों की चरम परिस्थितियों को सहन करने हेतु डिजाइन किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 क्या है, तो ये पहला 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर है। ये क्या करेगा भाई, अंतरिक्ष प्रक्षेपणों की चरम परिस्थितियों को सहन करने हेतु डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि इस चिप का डिजाइन जो है इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा किया गया है। इसका निर्माण जो है सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ में किया गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। और माइक्रो प्रोसेसर चिप के बारे में यहाँ दिया गया है ऑलरेडी पहले स्टेटमेंट में, और दूसरे स्टेटमेंट बता रहा है कि किसके द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपको देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि एआई को अपनाने से वर्ष 2040 तक वैश्विक व्यापार में 34 से 37% और वैश्विक जीडीपी में 12 से 13% वृद्धि की संभावना है। बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। तो देखो, विश्व व्यापार रिपोर्ट जारी किसके द्वारा किया जाता है, बताओ जरा मुझे। तो विश्व व्यापार रिपोर्ट यहाँ पे कह रहा है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन यानी अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। तो विश्व व्यापार रिपोर्ट ध्यान रखना अंकटाड द्वारा नहीं बल्कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। WTO द्वारा विश्व व्यापार रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा सही है कि भाई अगर AI को अपनाने से, कह रहा है कि AI को अपनाने से
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एआई को अपनाने से 2040 तक वैश्विक व्यापार में 34 से 37% वृद्धि हो सकती है और वैश्विक जीडीपी में 12 से 13% की वृद्धि हो सकती है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है कि इस रिपोर्ट में दूसरी वाली बात जो है कही गई है, लेकिन इस रिपोर्ट को जो है डब्ल्यूटीओ द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा सही है, पहला गलत है। अच्छा दोस्तों, वीडियो को लाइक करो। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो अभी फटाफट लाइक करो। अब मैं डेली लाइक करने के लिए बोलूँगी, आप लोग लाइक नहीं करते हो यार। मेरा मन करता है कि आप लोग मेरे 500 1000 लोग लाइक करो तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, मेरा दिल एकदम ऐसे गार्डन गार्डन हो जाएगा। मैं शायद उस दिन पूरे दिन में झूमूंगी। हाँ, तो लाइक कर दो यार। लाइक करने में कितना ही मेहनत लगता है, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, मुझे मोटिवेशन मिलता है। जैसे आप लोग को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, वैसे ही एक टीचर को भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कि उसे जिन बच्चों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, इतना मेहनत किया जा रहा है, वो बच्चे हमें पसंद करें। वो बच्चे हमें बताएं कि मैम हमारे आपकी वीडियो हमें अच्छी लगी, कम से कम नाइस मैम लिख दें, लाइक कर दें, तो हमें पता है और ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें एनर्जी मिल जाती है। तो हमें ये लगता है कि अरे यार जल्दी से अगला वाला टेस्ट हो तो हम जल्दी से अगला वाला टेस्ट का वीडियो जल्दी से बना के दें अपने बच्चों को। तो अभी जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे, हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। ठीक है, उतनी ही खुशी से हम लोग और ज़्यादा अच्छा कंटेंट इकट्ठा कर करके आप लोग को हर वीडियो में कुछ नया बताएंगे। तो बिल्कुल लाइक करो और शेयर भी करो अपने दोस्तों में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें। हमें ये लगता है कि बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। पता है आप लोग हमारी एक ही क्लास को बहुत पसंद कर रहे हो, एक ही क्लास में इतने सारे बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन इतना लाइक क्यों नहीं करते हो? भूल जाते हो क्या लाइक करना? जब सब्सक्राइब कर ले रहे हो तो लाइक क्यों नहीं कर पा रहे हो? भूल जाते हो। पक्का है सब के सब भूलते हो, ये भूलना नहीं है। ठीक है, अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, याद करना है और साथ में त्रिशा मैम की क्लास को भी लाइक करना है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आओ। निम्नलिखित में से किसमें फ्रंटियर 50 पहल का सर्वोत्तम वर्णन है? फ्रंटियर 50 पहल का सर्वोत्तम वर्णन कर रहा है, कौन सा ऑप्शन है बताओ? तो देखो दोस्तों, ये क्या है? यह 50 आकांक्षी जिलों या ब्लॉकों को अग्रणी प्रौद्योगिकों को अपनाने हेतु सहायता प्रदान करने पर केंद्रित नीति आयोग का कार्यक्रम। नीति आयोग द्वारा इस कार्यक्रम को यानी फ्रंटियर 50 पहल को लाया गया है। क्यों लाया गया है? ताकि 50 आकांक्षी जिले या जो ब्लॉक है वो अग्रणी प्रौद्योगिकी को अपना सके, जो बहुत सारी टेक्निक्स है उसको एडॉप्ट कर सके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, अभी स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के ही देखने को मिलेंगे, तो भागना नहीं है कि भाग जाओ, एग्जाम में करंट अफेयर्स से भी आएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को आजीवन उपलब्धि हेतु राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, इस पुरस्कार को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया गया है श्याम सुंदर राय को। दूसरा कह रहा है कि क्षेत्रों के विवर्तनिक उद्भव पर कार्य करने हेतु श्री सुशोभन नियोगी को राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है आपका कि राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार किसको दिया गया है? सुशोभन नियोगी को। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। तीसरा कह रहा है कि इस पुरस्कार की शुरुआत जो है वर्ष 1966 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1966 में हुई थी, ये तो सही है, लेकिन किसके द्वारा शुरू की गई है इस पुरस्कार को? तो खान मंत्रालय द्वारा। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा नहीं बल्कि खान मंत्रालय द्वारा की गई है। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो गया, पहला और दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखो, आगे दिया है अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह 2 चरणों वाली कैनिस्टर युक्त ठोस प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है, 2 चरणों वाली कैनिस्टर युक्त जो है ठोस प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि इसकी परिचालन सीमा जो है 3000 से 5000 किलोमीटर है, जिससे यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी में शामिल है। तो इसकी परिचालन सीमा जो है यहाँ पे जो बोल रहा है कि 3000 से 5000 किलोमीटर, तो ये गलत है। इसकी परिचालन सीमा 2000 किलोमीटर तक है। ठीक है, 2000 किलोमीटर रेंज तक है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में रहे अदम्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अदम्य का संबंध किससे है? तो यह भारतीय तटरक्षक बल के लिए निर्मित 8 तीव्र गश्ती पोतों की श्रृंखला में पहला श्रृंखला है ये। ठीक है, तो अदम्य के संदर्भ में ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारत के पहले बांस आधारित बायोएथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन जो है असम के गोलाघाट में किया गया है। ठीक है, पूछा कि कौन सा कथन सही है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है कि अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बांस आधारित बायोएथेनॉल का संयंत्र का उद्घाटन किया गया है असम के गोलाघाट में। इसको याद कर लेना है, प्रीलिम्स में भी, यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है और पीसीएस में भी पूछा जा सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। और जब भी बांस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बांस या न्यूज में रहता है, तो हमेशा ये दूसरा वाला अधिनियम दे देता है, भारतीय वन अधिनियम 1927 अक्सर स्टेटमेंट में दे देता है। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लेना, भारतीय वन अधिनियम 1927। वैसे दृष्टि के एनवायरमेंट बुक में भारतीय वन अधिनियम 1927 के बारे में दिया है, आप पढ़ लेना वहां से भी। ठीक है, बस नोट कर लो, भारतीय वन अधिनियम 1927 पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन के बाद बांस को अब गैर वन क्षेत्रों में वृक्ष की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, जिससे इसकी कटाई, परिवहन और व्यापार पर बिना किसी प्रतिबंध के अनुमति मिल गई है। पहले इस पर प्रतिबंध लगा हुआ था, इसकी कटाई पर, परिवहन पर और व्यापार पर, लेकिन अब जो है भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन करके बांस को अब गैर वन क्षेत्रों में वृक्ष की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, वीडियो लाइक करो, जितने लोग हो सब लोग लाइक करो वीडियो को। चलो, ब्लू पोर्ट पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा समुद्री एवं तटीय क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से धारणीय क्षेत्रों में बदलने हेतु शुरू किया गया था। तो देखो, ब्लू पोर्ट्स पहल किसके द्वारा शुरू किया गया, जैसे हमने बोला है कि अक्सर संस्था का नाम गलत दिया रहता है, अक्सर गलत दिया रहता है, लेकिन कभी कभी धोखा भी हो जाता है। मैं ये भी आपको बताऊंगी कि अक्सर गलत दिया रहता है लेकिन कभी कभी सही भी दिया रहता है। ठीक है, तो ये आपको पता कैसे चलेगा, जब आप ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करोगे। ओके, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका जो है कि ब्लू पोर्ट पहल को किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा, यानी किसके द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया है। ये यूएन की एक एजेंसी है, FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया है ब्लू पोर्ट पहल को। इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा शुरू नहीं किया गया है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया है, यहाँ तक स्टेटमेंट तो आपका गलत है। आगे जो कह रहा है कि समुद्री एवं तटीय, यानी कि समुद्र और समुद्र के जो तटीय क्षेत्र है, उन तटीय क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से धारणीय क्षेत्रों में बदलने हेतु शुरू किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ओवरऑल स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि भारत इस पहल में शामिल हो गया है और बुनियादी ढांचे के विकास के क्रम में वन कबारा, जो कि दीव के पास है, कराईकल पुदुचेरी में, और जखाऊ गुजरात को 3 पायलट ब्लू पोर्ट के रूप में पहचान मिली है। तो इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है, 3 पायलट ब्लू पोर्ट के रूप में पहचान मिली है, भारत इसमें शामिल हुआ है ब्लू पोर्ट्स पहल में। तो ये 3 कौन कौन से हैं, वन कबारा जो कि दीव में है, कराईकल पुदुचेरी में है और जखाऊ गुजरात में है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केवल 2। ओके, चलो आगे देखो। आगे कह रहा है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन कह रहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा शुरू किया गया एक वार्षिक वैश्विक पुरस्कार है, जिसके तहत तत्कालिक पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान पुरस्कार प्रस्तुत करने वाले 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। पहला यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया जाएगा, यूनेप द्वारा शुरू किया गया है यह अवार्ड, और एक वार्षिक वैश्विक पुरस्कार है, यानी हर साल इस पुरस्कार को दिया जाता है। और किसको दिया जाएगा, तो पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान प्रस्तुत करने वाले, यानी कि पर्यावरण के लिए जो अपना योगदान देता है, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता है, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए तरह तरह के अपना तकनीक विकसित करता है, जिससे कि ऐसी वस्तु बन सके जो बायोडिग्रेडेबल हो और हमारे एनवायरनमेंट को हानि न पहुंचाए। तो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है, और खास करके उन लोगों को दिया जाएगा जो 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को। यहाँ पे ये सीमा लग गया है, 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को ही ये पुरस्कार दी जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत की जिलानी मोदी को एक कॉम्पैक्ट ग्रे
वाटर रीयूज सिस्टम विकसित करने के क्रम में वर्ष 2025 का पुरस्कार मिला है। देखो, भारत की जिलानी मोदी को तो ये पुरस्कार मिला है, लेकिन कॉम्पैक्ट ग्रे वाटर रीयूज सिस्टम विकसित करने के लिए नहीं दिया गया इनको ये पुरस्कार। ठीक है, इनको दिया गया है, इन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया, एक एक्सपेरिमेंट किया केले के पत्ते से, यानी कि केले के अपशिष्ट से चमड़ा बनाने का। तो इन्होंने केले के अपशिष्ट से जो है चमड़ा बनाया है, तो इसीलिए इनको जो है जिलानी मोदी को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कौन सी पुरस्कार, तो नाम याद रखना, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला है। लेकिन किसलिए इसलिए नहीं मिला है, जो इसमें आगे कह रहा है कि कॉम्पैक्ट ग्रे वाटर रीयूज सिस्टम विकसित करने के लिए, तो इन्होंने इस सिस्टम को नहीं विकसित किया है। किसने किया है, तो नेमी फ्लोरिया करके एक नाम है, रुको मैं इरेज कर देती हूँ। नेमी फ्लोरिया, इन्होंने इस सिस्टम को विकसित किया है। ये यूएसए की हैं, ठीक है, यूएसए के हैं, और इनको भी ये पुरस्कार दिया गया है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड का। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट बस थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है, तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है भारत के पहले विदेशी रक्षा विनिर्माण केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि भारत ने मोरक्को में अपने पहले विदेशी रक्षा विनिर्माण केंद्र का उद्घाटन किया, जिसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि भारत ने मोरक्को में अपना पहला विदेशी रक्षा विनिर्माण केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है, मोरक्को में किया है, इस चीज को ध्यान रखना। और किसके द्वारा विकसित किया गया है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा कह रहा है कि यह केंद्र जो है अफ्रीका वाइड डिफेंस लॉजिस्टिक का समर्थन करने के क्रम में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्यक्रम के तहत से स्थापित किया गया। तो हमेशा ध्यान रखना, इसे संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्यक्रम के तहत स्थापित नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, हाल ही में खबरों में रहा एक्सरसाइज कोल्ड स्टार्ट क्या है। एक्सरसाइज कोल्ड स्टार्ट क्या है, तो भारत का तीनों सेनाओं यानी थल सेना, वायुसेना, नौसेना, इन तीनों सेनाओं का पहला सैन्य अभ्यास जो उभरते हवाई खतरों के प्रति एकीकृत प्रतिक्रिया का परीक्षण करने तथा स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों में प्रगति का प्रदर्शन करने पर केंद्रित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, यानी तीनों सेनाओं जो है आपस में इंटीग्रेट होकर के हवाई खतरों का सामना करेंगे, यानी हर तरह से खुद को प्रिपेयर करेंगे ताकि किसी भी तरह से कहीं से भी हमला हो तो भारत को डिफेंस कर सके, भारत की रक्षा कर सके और इसके साथ आक्रमण भी कर सके। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चलो अगला देखिए, हाल ही में खबरों में रही डेजर्ट सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से संदर्भित करती है। डेजर्ट सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, तो ये जो है एक जैव प्रौद्योगिकी विधि है। एक मिनट में पूरा ऑप्शन दिखा देती हूँ आप लोग को। ठीक है, यह एक जैव प्रौद्योगिकी विधि जो जैव निरूपण और पॉलीमर का उपयोग करके, किसका उपयोग करेगा, जैव निरूपण और पॉलीमर का उपयोग करके भुरभुरी रेगिस्तानी रेत को संयोजित कर कृषि के लिए उपयुक्त मृदा जैसी सामग्री के निर्माण पर केंद्रित है। बस ओवरऑल ये समझिए कि डेजर्ट सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी क्या करेगा, जो ये भुरभुरी रेतली मिट्टी रहती है, जो रेत रहता है भुरभुरी रेगिस्तानी रेत, उसको क्या करेगा, ये इस तरह से इसमें जैव निरूपण और पॉलीमर का उपयोग किया जाएगा कि ये जो भुरभुरी रेगिस्तानी रेत है इसको एक मृदा में परिवर्तित कर देगा, यानी कि कहें तो अनुर्वर से या कहें बंजर से उपजाऊ में परिवर्तित कर देगा इस भुरभुरी रेगिस्तानी रेत को, यानी भुरभुरी रेगिस्तानी रेत को मिट्टी में तब्दील कर देगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी इसमें प्रयोग की जाएगी। ठीक है, जिससे कि ये कृषि के लिए उपयुक्त हो जाएगी, किसी के लिए एक उपयुक्त मृदा जैसी सामग्री बन जाएगी। तो दूसरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि सहयोग पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया यह पोर्टल भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संचालित है। दूसरा कह रहा है कि यह प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से आईटी अधिनियम 2000 के अंतर्गत इंटरनेट मध्यस्थों को सामग्री हटाने के आदेश देने से संबंधित है। बताना है कि आपका कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन सही है। सहयोग पोर्टल कि इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, यह पोर्टल भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संचालित है। किसके द्वारा शुरू किया गया, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संचालित किसके द्वारा किया जाएगा, तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये मुख्य रूप से आईटी अधिनियम 2000 के अंतर्गत इंटरनेट मध्यस्थों को सामग्री हटाने के आदेश देने से संबंधित है। यानी कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारी जो भी कंटेंट है
सोशल मीडिया पे उसको हटा सकता है, तो हटाने के लिए इस सहयोग पोर्टल का प्रयोग कर सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। इतने बड़े बड़े ऑप्शंस हैं कि मैं आप लोग को पूरा ऑप्शन भी स्क्रीन पे दिखा पाऊंगी कि नहीं? हाँ दिखा सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को शायद क्लियर ना दिखे। ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा 1 इन 1 आउट एग्रीमेंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 1 इन 1 आउट एग्रीमेंट किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये क्या है? यह एक द्विपक्षीय समझौता है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। ठीक है। यह एक द्विपक्षीय समझौता है जिसके तहत फ्रांस उन शरणार्थियों को स्वीकार करता है जो पारिवारिक संबंध सिद्ध किए बिना ब्रिटेन में प्रवेश कर जाते हैं, और ब्रिटेन फ्रांस से आने वाले उन प्रवासियों को समान संख्या में शरण देता है जो पारिवारिक संबंध सिद्ध कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो। अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसका गठन जो है लॉर्ड डलहौजी के अधीन भारतीय डाक की स्थापना के बाद हुआ था। दूसरा कह रहा है कि भारत को यूपीयू की काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल दोनों के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। फटाफट बताओ। जब तक आप खुद से आंसर नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। खुद से भी आंसर करने की कोशिश किया करिए, ऐसे वीडियो मत देखिए। अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया करिए। जब भी आप कहीं पे अगर अपना टाइम दे रहे हो, ठीक है, जब आप कहीं पे अपना समय लगा रहे हो तो उसमें पार्टिसिपेट करो पूरी की पूरी तरह से। वीडियो देख रहे हो तो आंसर भी करते रहो। इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे अगर आज आप आंसर कर रहे हो इस क्वेश्चन का, फिर जब आप भी बुक पढ़ोगे, करंट अफेयर्स पढ़ोगे, तो आपके सामने ये आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं। अगर यहाँ पे सिलेबस में है तो आपके सामने बिल्कुल आप पढ़ोगे तो आएगा क्वेश्चन आपके सामने, इस तरह का टॉपिक आपके सामने आएगा। तो आप जब टॉपिक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, जब मैं तिशा मैम क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी तो ये वाला क्वेश्चन आया था। तो आपके अंदर एक उत्साह विकसित होगा कि अरे यार हाँ वहाँ पे आया था, चलो इसको पढ़ लेते हैं डिटेल में। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बताओ। होता है ना? तो खुद से भी आंसर किया करो। चलो, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन क्या है? इसका गठन लॉर्ड डलहौजी के अधीन भारतीय डाक की स्थापना के बाद हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। 1784 में इसका 1874 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की बात करें तो भारत को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल दोनों के लिए पुनः निर्वाचित किया गया, इसलिए ये अभी न्यूज में रहा है तो इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की बात करें, इसकी स्थापना 1874 में हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर ध्यान रखना, मे बी स्टेटमेंट में कभी दे दे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो, तो जरूरी थोड़ी ना है कि यही क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में एग्जैक्टली दे दे। टॉपिक यही रहे, मे बी आपके सामने इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के बर्न में है। ठीक है। चलो आगे देखो। आगे इन देशों के कुछ देशों के नाम दिए हैं। पूछा क्या है? पूछा है कितने सूडान के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। सूडान के साथ कितने देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं? तो इन देशों में है आपका मिस्र, इथियोपिया, चाड, लीबिया और मध्य अफ्रीकी गणराज्य। ठीक है। युगांडा नहीं है। युगांडा नहीं है। तो पूछा था कितने, तो गिन लो भाई। 6 है टोटल, तो 1 माइनस कर दो, युगांडा तो है नहीं, तो 5 हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल 5। चलिए अगला देखिए। पूछा है कितने सही सुमेलित हैं। ठीक है। एक साइड रेलवे लिंक दिया है, दूसरी साइड किसको जोड़ता है? तो कोकराझार से ग्लेफू, ये किसको जोड़ता है? भारत और भूटान को जोड़ता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है। ग्लेफू जो है असम में है। दूसरा कह रहा है बनारहाट और साम्प्ट से, बनारहाट से साम्प्ट से, ये रेलवे लिंक है जो बनारहाट से साम्प्टे तक जाएगी। ये इसमें कह रहा है कि ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ेगा, तो नहीं, ये भारत और बांग्लादेश को नहीं बल्कि भूटान को जोड़ेगा। भारत और भूटान को कनेक्ट करने का काम करेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा कह रहा है जयनगर से कुर्था रेलवे लिंक, ये भारत और नेपाल को जुड़ेगा, तो तीसरा वाला सही है। तो कितने सही हुए भाई? गिन लो कितने सही हुए। 2 सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो फटाफट और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों में। चलो, क्लीन प्लांट प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसका उद्देश्य जो है किसानों को बागवानी फसलों की वायरस मुक्त उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री उपलब्ध कराना है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इसका कार्यान्वयन जो है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा किया जाता है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है कि इसका कार्यान्वयन जो है किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन देख लो। तीसरा कह रहा है कि इसकी संकल्पना कृषि एवं किसान
किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सही है कि ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई। अब आगे कह रहा है कि जिसमें विश्व बैंक की वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता शामिल है। तो ध्यान रखना कि इसमें जो है विश्व बैंक की वित्तीय और तकनीकी सहायता शामिल नहीं है, ये गलत हो जाएगा, बल्कि एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा इसमें अपने सहायता दी गई थी। ठीक है, यानी कि हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और एडीबी की ये पहल है। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो गया, विश्व बैंक का इसमें कोई योगदान नहीं है, एडीबी का योगदान है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का योगदान है। तो अगर आप लोग को सिर्फ इतना पता होता तो आप लोग इजिली एलिमिनेट कर देते और आंसर आपके सामने आ जाता। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं और 3-4 ऑप्शन दिया रहता है, लेकिन उनमें से पक्का है कि एक या दो स्टेटमेंट ऐसा दिया रहेगा जो आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं और उस बेसिस पे आप आंसर निकालेंगे। और मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स जिनका क्वालिफाई होता है, उनको भी सारे क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली नहीं पता होता है, लेकिन वो कुछ स्टेटमेंट ऐसा होता है जो इस पर थोड़ा विचारते हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो कभी थोड़ा बहुत पढ़े भी रहते हैं, तो वो इस बेसिस पे सारे ऑप्शन पढ़ करके अच्छे से एलिमिनेट करके आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, उदारीकृत प्रेषण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि नाबालिगों सहित कोई भी निवासी व्यक्ति अनुमत चालू या पूंजी खाता लेन देन के लिए एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर तक का धन प्रेषण कर सकता है। ठीक है, तो जो उदारीकृत प्रेषण योजना है मेनली ये भारत में रेमिटेंस को यानी कि प्रेषण को बढ़ावा देना है। यानी कि हमारे जो रिश्तेदार हैं या भारत के जो नागरिक हैं, दूसरे देशों में जाकर के जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो अपने रिश्तेदारों को या भारत में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भेज सके, रेमिटेंस भेज सके। ठीक है, उन लोग क्योंकि उन लोग भेजते हैं अमेरिकी डॉलर में। ठीक है, ज़्यादातर वो डॉलर में पैसे भेजते हैं, विदेशी मुद्रा के रूप में पैसे भेजते हैं, जिससे भारत में विदेशी मुद्रा में भंडार होता है। उसके बारे में हम लोग थोड़ा इकोनॉमी में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये समझिए कि भारत में इससे क्या होगा, रेमिटेंस को बढ़ावा मिलेगा, रेमिटेंस की वृद्धि होगी, प्रेषण की वृद्धि होगी। ठीक है, तो अब देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नाबालिगों सहित कोई भी निवासी व्यक्ति जो भारत में निवास करता है, कोई भी निवासी व्यक्ति अनुमत चालू या पूंजी खाता लेन देन। अब देखो ये एक चालू खाता होता है, एक पूंजी खाता होता है, इसके बारे में इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। जब हम इकोनॉमिक्स की टेस्ट सीरीज 2-3 टेस्ट के बाद इकोनॉमी की टेस्ट होगी, आई थिंक 8वां 9वां टेस्ट होगा जो इकोनॉमिक का, उसमें देगा क्वेश्चन, तो मैं आपको बताऊंगी पूंजी खाता चालू खाता क्या होता है। ठीक है, तो अनुमत चालू या पूंजी खाता लेन देन के लिए एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर तक का धन प्रेषण कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि एक वित्तीय वर्ष में कोई भी भारतीय व्यक्ति जो है या निवासी व्यक्ति या नाबालिग भी, इसमें बालिग के साथ साथ नाबालिग व्यक्ति भी, नाबालिग स्टूडेंट भी या फिर नाबालिग बच्चा भी विदेशों से पैसा जो है एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर तक भारत में भेज सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इस योजना के तहत मूल रूप से वर्ष 2004 में 25,000 अमेरिकी डॉलर के धन प्रेषण की अनुमति दी गई थी। स्टार्टिंग में जब ये योजना लाई गई थी तो मेनली मूल रूप से इसमें ये प्रावधान था, खास करके 2004 में, कि कोई व्यक्ति जो है विदेशी व्यक्ति भारत में केवल 25,000, एक वित्तीय वर्ष में केवल 25,000 अमेरिकी डॉलर तक का धन प्रेषण कर सकता था। लेकिन अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है। ठीक है, तो दोनों स्टेट में ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। तीसरा कह रहा है उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत किसी व्यक्ति द्वारा किए जा सकने वाले धन प्रेषण की आवृत्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है हाल ही में खबरों में रहा CEREBO का सर्वोत्तम वर्णन क्या है। सर्वोत्तम वर्णन क्या है, ये क्या है CEREBO? तो दोस्तों ये है पोर्टेबल नॉन इन्वेंसिव ब्रेन इंजरी डायग्नोस्टिक डिवाइस। जैसे आप किसी के सिर में चोट लग जाती है तो सीटी स्कैन कराने जाता है कि उसके मस्तिष्क के अंदर कोई अंदरूनी चोट तो नहीं लग गई है जो उसको कल को उसके लिए दिक्कत समस्या जन्म दे। तो इसी तरह का एक मशीन विकसित किया गया है, बनाया गया है, एक डिवाइस बनाई गई है जो हमारे ब्रेन के छोटी से छोटी इंजरीज को रीड कर लेगा। ठीक है, तो यही है आपका पोर्टेबल नॉन इन्वेंसिव ब्रेन इंजरी डायग्नोस्टिक डिवाइस। ठीक है, चलो आगे देखो, कार्यकारी सरकार से संबंधित, अब यहाँ से पॉलिटी का क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, चलो तो ध्यान से पढ़ना आप लोग। तो कार्यकारी सरकार से संबंधित रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या प्रावधान थे।
कार्यकारी सरकार से संबंधित रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था। बताओ, तो पहला स्टेटमेंट सही है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, अब पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, इसको कमेंट में आप लोग आंसर बताना। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि गवर्नर जनरल की 4 सदस्यों वाली एक परिषद का प्रावधान किया गया था। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। आप लोग को ध्यान होगा जब रेगुलेटिंग एक्ट आप लोग पढ़ेंगे 1773 पॉलिटी की बुक में दी हुई है, पहला ही टॉपिक शुरू होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल की 4 सदस्यों वाली एक परिषद का गठन किया गया था, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। और तीसरा कह रहा है कि इस परिषद में गवर्नर जनरल को मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के युद्ध और शांति के मामलों में पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई थी। तो आप लोग को ध्यान होगा कि गवर्नर जनरल जो मद्रास के गवर्नर और बॉम्बे के गवर्नर थे, इनको गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखो, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्रियों सहित 6 आयुक्त शामिल थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो जाता है कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था। अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। और इसमें इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो है 2 कैबिनेट मंत्रियों सहित 6 आयुक्त शामिल थे। इस चीज को ध्यान रखना। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान किया गया, ताकि यदि परिषद का केवल एक सदस्य भी उसका समर्थन करे तो वह अपना कार्य कर सके। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है कि निर्णायक मत देने का अधिकार था या नहीं था गवर्नर जनरल को, तो निर्णायक मत देने का अधिकार था गवर्नर जनरल को। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है चार्टर एक्ट 1833 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय राजस्व एवं व्यय पर गवर्नर जनरल के नियंत्रण को प्रतिबंधित किया गया था। दूसरा कह रहा है कि इस अधिनियम द्वारा विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक अन्य सदस्य को स्थान दिया गया था। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि इस अधिनियम द्वारा भारत में विधियों के संहिताकरण का प्रावधान किया गया तथा गवर्नर जनरल को विधि आयोग नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था। पूछा है कितने सही हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखो, चार्टर एक्ट 1833 के संदर्भ में, तो ये कह रहा है कि इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय राजस्व एवं व्यय पर गवर्नर जनरल के नियंत्रण को प्रतिबंधित किया गया था, तो प्रतिबंधित नहीं किया गया था। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। गवर्नर जनरल की शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाया गया था, ठीक है, बल्कि प्रतिबंधित नहीं किया गया था। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि इस अधिनियम द्वारा यानी चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक अन्य सदस्य को स्थान दिया गया था। बस ध्यान रखना कि ये जो विधि सदस्य के रूप में एक अन्य सदस्य को स्थान दिया गया था, इसमें शामिल किया गया था गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में, तो इसको मतदान का अधिकार नहीं था। कभी स्टेटमेंट में दे इसके साथ ही, तो ये ध्यान रखना है कि इसको मतदान का अधिकार नहीं था। वो उस कार्यकारी परिषद में बैठता था, भाग लेता था, ठीक है, अपना विचार प्रस्तुत करता था, लेकिन वोट नहीं देता था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। ठीक है, आगे देखो, अगला तीसरा भी स्टेटमेंट सही है कि चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा भारत में विधियों के संहिताकरण का प्रावधान किया गया, ठीक है, तथा गवर्नर जनरल को विधि आयोग नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो यानी पूछा है कितने सही है, तो आपको ध्यान होगा पहला गलत हो गया था, तो 2 स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल का गठन किया गया, जिसमें राज्य परिषद और विधानसभा शामिल थी। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि संबंधित सुधारों के तहत महिलाओं को मताधिकार या चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया गया। बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत आप लोग को ध्यान होगा कि पहली बार द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल का गठन किया गया था। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल का गठन का मतलब है कि 2 सदन स्थापित किए गए थे। एक का नाम था राज्य परिषद, दूसरा का नाम था विधानसभा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि भारत शासन अधिनियम 1919 के सुधारों के तहत महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, यानी उनको मत देने का अधिकार नहीं था, न तो चुनाव लड़ने का अधिकार था। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। और एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रांतीय विधानमंडल थे, ये तो जो प्रांतीय विधानमंडलों के विवेक पर निर्भर करता था कि वो अपने यहाँ चुनाव में महिलाओं को मताधिकार दे या ना दे।
लेकिन वैसे अगर हम द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की बात करें तो यहाँ पे महिलाओं को मताधिकार या चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, पहले वैसे भी भारत शासन अधिनियम 1919 या फिर हम ये बात कहें कि 1919 के अधिनियम के तहत बहुत ही कम लोगों को मत देने का अधिकार था। ज़्यादातर ये कहें तो अमीरी गरीबी से रिलेटेड था कि जो जिनके पास जो अमीर थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, उनको मत देने का अधिकार था। महिलाओं को तो भाई, महिलाओं की तो दूर की बात, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, ना तो चुनाव लड़ने का। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया, पहला सही। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। पता नहीं आज मेरी आवाज़ नाना पाटेकर जैसी क्यों बनती जा रही है। मेरे को लग रहा है मैं ही डर जाऊंगी अपनी आवाज़ सुन करके। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत शासन अधिनियम 1935 का भाग नहीं है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का भाग नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है? क्या मैं इसका आंसर आप लोगों के लिए छोड़ दूं क्या? बताओ। मन तो मेरा कुछ ऐसा ही कर रहा है, लेकिन चलो बता देती हूँ। देखो, भारत शासन अधिनियम 1935 में कौन कौन से शामिल थे? इतना तो पता होगा कि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। प्रांत में जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी उसको खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लाई गई और इसके साथ ही प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई। बर्मा का भारत से अलग किया गया कब? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नए प्रांतों के रूप में सिंध और उड़ीसा का गठन किया गया, तो ये भी सही है। लेकिन पृथक निर्वाचन मंडल का उन्मूलन किया गया, तो ये गलत हो गया। पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत तो 1909 मार्ले मिंटो सुधार के तहत होता है और ये आगे भी जारी रहता है। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा पृथक निर्वाचन मंडलों का उन्मूलन नहीं किया गया था। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जारी था, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जारी थी, इसका उन्मूलन नहीं किया गया था, हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि आगे जब हिस्ट्री पढ़ोगे उस स्पेक्ट्रम की बुक से, तो बहुत सारी चीज़ें आपको आगे पढ़ने को देखने मिलेगा। कम्युनल अवार्ड जब पढ़ेंगे आप लोग, पूना पैक्ट पढ़ेंगे, तो आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो आगे देखो। संविधान सभा की समितियों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड समिति दी है, दूसरी साइड अध्यक्ष दिया है। ठीक है, पूछा है कि कितने सही सुमेलित हैं। ओके, तो देखो, मूल कर्तव्यों पर सलाहकार समिति, इस समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया। सदन समिति के पट्टाभी सीतारमैया थे अध्यक्ष। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है? जैसे सदन समिति आ गया, तो सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। सदन मतलब मान लो घर, एक सदन जहाँ सब लोग आके रहते हैं। इसी तरीके से सीता जी याद रख लेना। सीता जी कहाँ रहती हैं? सदन में रहती हैं, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, चलो राज्य समिति के जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष। तो यहाँ पे कितने सही हुए? 3 सही हुए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। ठीक है, मेरा आवाज़ नाना पाटेकर जैसी बनती जा रही है, आप लोग को लाइक करना है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों में। और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। आप लोग यहाँ से लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। पूछा है कि उपरोक्त में से कितने प्रावधान 26 नवंबर 1949 को प्रवर्तित हुए थे। देखो, उस दौरान 26 नवंबर 1949 के आसपास आम चुनाव होने वाले थे, तो उस आम चुनाव को कराने के लिए, यानी चुनाव कंडक्ट कराने के लिए कुछ प्रावधान लागू करने थे और इसी दिन जो है हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। तो उस दौरान कौन कौन से प्रावधान थे जो प्रवर्तित हुए थे 26 नवंबर 1949 को ही? तो कौन कौन से प्रावधान थे? नागरिकता था, निर्वाचन था, अंतरिम संसद था और अस्थायी एवं परिवर्तनीय उपबंध थे। ये चारों ही थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो, आम चुनाव कराने के लिए क्या होना चाहिए भाई? कि कौन भारत के नागरिक है, नहीं है। तो नागरिक ही तो भारत के नागरिक ही वोट दे सकेंगे। साथ में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान, अंतरिम संसद होना चाहिए था और कुछ अस्थायी और परिवर्तनीय उपबंध। इन चारों को जो है इस 26 नवंबर 1949 को प्रवर्तित कर दिया गया था। बाकी प्रावधान जो है 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था। ठीक है, जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो लक्ष्मीकांत में ये अच्छे से क्लियर मेंशन है। जब संविधान वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब उद्देशिका और संविधान वाला पोर्शन तो उसमें दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखो। भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए।
पूछा है कि कितनी संयुक्त राज्य अमेरिका से के संविधान से ली गई है। उपरोक्त प्रावधानों में से कितने प्रावधान है जो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई हैं, बताओ। तो देखो, मूल अधिकार लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, राष्ट्रपति का महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान भी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और उपराष्ट्रपति का पद भी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन लोक सेवा आयोग जो है, ये प्रावधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है। लोक सेवा आयोग का प्रावधान जो है आप लोग को पता होगा, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 1935 लिख दे रही हूँ, समझ जाना, ठीक है। तो ये नहीं होगा। तो गिन लो कितने हैं, कितनी है, तो 1 2 3 4 5। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक माइनस कर दो, टोटल 6 है, तो वैसे भी निकल आएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि एक मिनट, भारतीय संविधान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान को नम्य और अनम्य का मिश्रण माना जाता है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा कह रहा है कि संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत भारतीय संसद से, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। बताओ। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है भारतीय संविधान में प्रस्तावना की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बेरोबारी यूनियन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, क्योंकि इसमें संविधान के प्रावधानों से संबंधित सामान्य उद्देश्य का पता चलता है। देखो, ओवरऑल क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो पूरा स्टेटमेंट दिखाते हैं जिससे कि आप लोग भी आंसर कर सको। तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है बेरोबारी यूनियन के मामले में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आप लोग को पता होगा कि प्रस्तावना जो है, बेरोबारी यूनियन मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया, पहला गलत हो गया, एलिमिनेट कर दो, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3। अब दूसरा देखो क्या कह रहा है, केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का एक परिचयात्मक भाग नहीं है, न कि अभिन्न अंग, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा भी गलत हो गया, क्योंकि केशवानंद भारती मामले में माना गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक अभिन्न अंग है, और इसमें कह रहा है कि न है, नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा सही है, LIC ऑफ इंडिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो तीसरा वाला सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है कि कौन सा सही है। पहला कथन कह रहा है कि भारतीय संसद में पंथ निरपेक्षता के तहत सकारात्मक अवधारणा का अनुसरण किया गया है, जिसका अर्थ है कि राज्यों द्वारा संख्या बल से परे सभी धर्मों को समान सम्मान एवं समर्थन प्रदान किया जाएगा। तो देखो, पहला स्टेटमेंट सही है। पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि राज्य जो है सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी धर्म को ज्यादा वरीयता देगा और दूसरे धर्म को कोई महत्व नहीं देगा। एक राज्य के लिए सभी धर्म समान होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पंथ निरपेक्षता का यही मतलब होता है, सभी धर्मों का समान सम्मान करेगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि समाजवाद का भारतीय मॉडल मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। इसका मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जहाँ पे सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिल करके एक साथ काम करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है अनुच्छेद 3 जो है मौजूदा राज्यों के आंतरिक पुनर्गठन से संबंधित है, जिसमें सीमाओं में परिवर्तन और संघ के तहत नए राज्यों का गठन शामिल है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। आप लोग अनुच्छेद 3 पढ़े होंगे कि भारत में जितने भी राज्य हैं वर्तमान में, उन राज्यों के नाम में अगर परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 2 कह रहा है कि अनुच्छेद 2 जो है उन नए राज्यों के प्रवेश या गठन से संबंधित है जो भारत संघ का हिस्सा नहीं है। तो अनुच्छेद 2 में क्या है कि ऐसे राज्य जो भारत का हिस्सा नहीं है, उनके गठन या प्रवेश से संबंधित प्रावधान
दिया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि बहुत डिटेल में समझाने की जरूरत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत में विदेशी राजनयिकों के जन्मे बच्चे जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग को पहला कथन स्टेटमेंट सही है। देखो विदेशी राजनयिकों को कुछ अधिकार मिले हैं, कुछ उनको विशेष महत्व दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके बच्चे भारत में जन्म लेते हैं तो वो जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है कि विदेशी राजनयिकों के जन्मे बच्चे जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि प्राकृतिकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्राकृतिकरण प्रमाण पत्र जारी होने से पहले भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बेसिक सा स्टेटमेंट है, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारतीय बच्चों के संदर्भ में अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के आलोक में पंजीकृत विदेशी भारतीय नागरिक यानी ओसीआई कार्ड धारकों को अनिवासी भारतीयों यानी एनआरआई के समान माना जाता है। तो पहला जैसे कि बच्चा अडॉप्ट करना है, तो बच्चा अडॉप्ट करने से संबंधित प्रावधान जो है ओसीआई और एनआरआई दोनों के ऊपर समान रूप से लागू होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। जो भी नियम कानून है, ठीक है, भारतीय बच्चों के संदर्भ में अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के आलोक में, तो दोनों को दोनों के लिए समान कानून है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में अनुसंधान कार्य करने के लिए किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो दूसरा वाला गलत स्टेटमेंट है। देखो ओसीआई कार्ड धारकों को अगर भारत में अनुसंधान काम करना है, अनुसंधान कार्य करना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट से विशेष अनुमति लेने की जरूरत होगी। बिना अनुमति के भारत में अनुसंधान कार्य नहीं कर सकता ओसीआई कार्ड धारक। तो यहाँ पे दूसरा वाला गलत हो गया, पहला सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो बच्चों क्योंकि ओसीआई एनआरआईज ये अपने आप में ही एक पॉलिटी में बहुत थोड़ा बड़ा टॉपिक होता है, आधे घंटे का टॉपिक है। अगर दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करें, दोनों के अधिकारों की तुलना करें, अंतर समझे, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मुझे लगता है अगर आप लोग को डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग आरजी सर की क्लास कर लो। आरजी सर ने बहुत अच्छे से पॉलिटी को पढ़ाया हुआ है, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, एक अप्रोच बिल्ड हो जाएगा अगर आप आरजी सर की क्लास करते हो। एक बार डेमो क्लास देख लेना यूट्यूब पर, ठीक है। डेमो क्लास देख लेने के बाद आपको संतुष्टि मिलती है, आपको समझ में आता है, तभी आप हमारे क्लब आईएएस ऐप को इंस्टॉल करना। ठीक है, क्लब आईएएस ऐप को इंस्टॉल करके हमारे 5th फाउंडेशन बैच को परचेस कर लेना। ठीक है, 5th फाउंडेशन बैच की फ़ी कितनी है, तो फ़ी है 1499, बहुत ही कम प्राइस रखी गई है और 3 साल की वैलिडिटी है। बस इस कोर्स को परचेस करने से पहले यूट्यूब पर हमारी आरजे सर की वीडियोस को देख लेना, डेमो क्लास ले लेना। फिर आपको चाहे डेमो क्लास पॉलिटी की लेनी हो, हिस्ट्री की लेनी हो, ज्योग्राफी की लेनी हो, इकोनॉमिक्स की लेनी हो, एनवायरनमेंट की लेनी हो, साइंस टी की लेनी हो, तो इतने सारे सब्जेक्ट के आपको डेमो क्लास देखने को मिल जाएंगे आरजे सर के। आप लोग देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को। मुझे तो पता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप आरजे सर की क्लासेस करोगे। आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन अभी यहाँ जैसे पढ़ रहे हो तो आपको बहुत डिटेल में समझाया जाएगा कि किसी टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मेंस के लिए भी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स के लिए भी। तो एक बार डेमो क्लास दे करके कोर्स को परचेस कर लेना। ठीक है, चलो आगे देखो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि न्यायिक कार्य करते समय न्यायालय को राज्य माना जाता है, लेकिन नियम बनाने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें राज्य नहीं माना जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना अनुच्छेद 12 में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 12 में राज्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, राज्य को परिभाषित करता है, मतलब परिभाषा नहीं दी गई है लेकिन राज्य के बारे में बताता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि न्यायिक काम करते समय न्यायालय को राज्य माना जाता है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। गलत क्यों जाता है? नियम देखो, जब एक न्यायालय न्यायिक कार्य करता है तब उसको जो है
राज्य नहीं माना जाता है। और जब नियम बनाता है एक न्यायालय, नियम बनाने की शक्तियों का प्रयोग करता है, तब उसे राज्य माना जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों अपोजिट दिया गया है। जब एक न्यायालय न्यायिक कार्य करेगा तब उसे राज्य नहीं माना जाएगा, और जब एक न्यायालय नियम बनाने की शक्तियों का प्रयोग करता है तो उस दौरान उसे राज्य माना जाएगा। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, थोड़ा सा यूनिक लाइन था ये, मुझे भी पता है कि आप लोग को थोड़ा यूनिक लगा होगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ज़रूरी है। मुझे पता है कि ये चीज़ें, ये वाली लाइन आपको लक्ष्मीकांत की बुक में नहीं दी गई, ये आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि सभी स्थानीय प्राधिकरणों जैसे नगर पालिकाएं और पंचायतें जो है राज्य के अंतर्गत आती हैं। तो अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अंतर्गत कौन कौन से संस्था आएंगी, उस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे संसद हो गया, विधानमंडल हो गया, नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड और कुछ सरकारी संस्थाएं जैसे LIC, ONGC, ये सभी जो है राज्य के अंतर्गत आती हैं। डिटेल में पढ़ लेना लक्ष्मीकांत की बुक में, फंडामेंटल राइट्स वाले टॉपिक में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ठीक है, पृथक्करणीयता के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह सिद्धांत तब लागू होता है जब विधानमंडल के पास किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति नहीं होती है, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से इसके द्वारा विधि निर्माण किया जाता है। तो देखो, ये जो पहला स्टेटमेंट ओवरऑल कह रहा है, ये सिद्धांत जो है, ये कौन सा सिद्धांत है? जब विधानमंडल के पास किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति नहीं होती, लेकिन फिर भी चोरी चुपके या अप्रत्यक्ष रूप से विधानमंडल द्वारा विधि निर्माण कर दिया जाता है, तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये पृथक्करणीयता के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि आच्छादन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आच्छादन का सिद्धांत, जब पॉलिटी में ये थोड़ा ये डिटेल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, हालांकि इतना ज़्यादा डिटेल में सिद्धांत विधान से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन तब भी क्वेश्चन दिया है तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो ये आच्छादन का सिद्धांत होता है पॉलिटी में। तो आच्छादन के सिद्धांत के संदर्भ में ये पहला स्टेटमेंट दिया है, तो ये पहला स्टेटमेंट पृथक्करणीयता के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं दिया है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ये ओवरऑल स्टेटमेंट जो है किस सिद्धांत से संबंधित है? आच्छादन के सिद्धांत से। पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या है? पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या है? आप लोग देखेंगे अनुच्छेद 13 में निहित है यह पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? कि जब भी ऐसा कोई कानून या नियम या विधि बनाई जाती है जो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे में उस विधि को अवैध घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अमान्य घोषित कर दिया जाता है, अवैध या अमान्य। ठीक है, मान लो कि विधानमंडल द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई गई जिसमें से कुछ ऐसे प्रावधान हैं, ठीक है, कुछ ऐसे अधिनियम लाए गए जिसमें कुछ ऐसे प्रावधान है जो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। मान लो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, मान लो 8 ऐसे प्रावधान है जो 8 ऐसे विधि लाए गए हैं जो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। 8 में से कुछ ऐसे हैं, मान लो 2, 8 में से 2 ऐसी विधि हैं जो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, और बाकी ऐसे नियम है जो विधि है या कानून है जो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत ये कहता है कि जो विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, केवल उसको अवैध करो, उसको अवैध कर दो, और बाकी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहा है उसको वैध करो, उसे मान्य कर दो। ठीक है, यानी कि जो वैध है उसको लागू कर दो, जो अवैध है उसको लागू मत करो। यही पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहलाता है कि उन विधियों को जो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन विधियों को अमान्य कर दो, अवैध कर दो, और उन विधियों को रहने दो जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। तो ये पृथक्करणीयता के सिद्धांत, यानी कि अलग कर दो, छाट दो, कौन कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है उसको अलग निकाल करके हटा दो, अमान्य कर दो, उसको निकाल दो, हटा दो, अवैध कर दो, और जो बचा हुआ है उसको वैध मान लो, उसको लागू कर दो। ठीक है, तो यही पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहलाता है। चलो अब स्टेटमेंट देखो। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत था आपका, दूसरा वाला सही है कि यह सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 में निहित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। आगे देखो, आगे कह रहा है कि कैसस ओमिसस के सिद्धांत का मुख्य अर्थ क्या है? तो कैसस ओमिसस के सिद्धांत का मुख्य अर्थ क्या है? तो ये किसी विधि में न्यायालय द्वारा ऐसे प्रावधान शामिल नहीं किए जा सकते जिन्हें विधानमंडल ने जानबूझकर या अनजाने में छोड़ दिया हो। ठीक है, तो ऐसे जैसे न्यायालय द्वारा, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कैसस ओमिसस में, कि न्यायालय द्वारा ऐसे प्रावधान शामिल नहीं किए जा सकते जिन्हें विधानमंडल ने जानबूझकर या अनजाने में छोड़ दिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो,
अगला है संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 के संदर्भ में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित निम्नलिखित प्रतिबंधों पर विचार कीजिए। देखो, आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन इस पर कुछ आधारों पर प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। तो पूछा है क्वेश्चन में कि कितने मूल संविधान में शामिल थे जब संविधान लागू हो रहा था। ठीक है, जब संविधान लागू हो रहा था तो उस दौरान आपके मूल अधिकारों पर कुछ आधारों पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो मूल संविधान में ये मूल संविधान में कौन कौन से आधार शामिल थे? तो ये आधार थे जैसे आपका मानहानि हो गया, ठीक है, जैसे आपका न्यायालय अवमानना हो गया, न्यायालय अवमानना अवमानना, और जैसे राज्य की सुरक्षा हो गई, जैसे राज्य की सुरक्षा हो गई, और सदाचार और या नैतिकता हो गई। तो मूल संविधान में इन चारों के आधार पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, तो इसमें केवल सदाचार एवं नैतिकता है। मानहानि, न्यायालय अवमानना, राज्य की सुरक्षा भी इसमें शामिल थी, लेकिन ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में केवल एक ही दिया है, सदाचार एवं नैतिकता। बाद में जो है भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में शामिल किया गया था। मूल संविधान में ये प्रतिबंध, ये आधार नहीं थे। ठीक है, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, अपराध उद्दीपन, ये बाद में शामिल किए गए थे, ये तीनों। ठीक है, ये बाद में शामिल किए गए थे, मूल संविधान में ये नहीं था। ठीक है, तो मूल संविधान में ये नहीं था, सिर्फ मूल संविधान में सदाचार एवं नैतिकता के आधार पर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाता था। और इसके साथ जो अभी मैंने कुछ बताए थे, जैसे मानहानि बताया था, न्यायालय अवमानना बताया था, और राज्य की सुरक्षा, इन आधारों पर ही वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाता था। लेकिन बाद में प्रावधान लाया गया कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के आधार पर भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के आधार पर भी और अपराध उद्दीपन के आधार पर भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को, यानी पहला, तीसरा और चौथा को, इन चौथों को बाद में संशोधन करके संविधान में शामिल किया गया था, लेकिन मूल संविधान में केवल एक ही था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, केवल एक के आधार पर ही प्रतिबंध लगाया जाता था। आगे देखो, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि अनुच्छेद 14 के तहत विधि द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं एवं संव्यवहार के उचित वर्गीकरण की अनुमति दी गई है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है। नहीं, सॉरी, पहला स्टेटमेंट आपका पूछा है कि कौन सा सही नहीं है ना, तो पहला स्टेटमेंट सही है आपका। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल अपनी आधिकारिक शक्तियों के प्रयोग में की गई कार्रवाइयों हेतु न्यायालय के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी होते हैं। तो देखो, कुछ अपवाद होता है अनुच्छेद 14 के तहत, जैसे कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अपनी आधिकारिक शक्तियों के प्रयोग में जो भी कार्रवाई की जाती है वो न्यायालय के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी नहीं होते हैं, न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है। पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुच्छेद दिया है और विशेष प्रावधान की अनुमति दी है। पूछा है कितने सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो 15 क्लॉज 3 में दिया है कि राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है 15 क्लॉज 4 में कि राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करने का अधिकार। तो ये अधिकार जो है आपको 15 क्लॉज 5 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखिए, तो तीसरा कह रहा है राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार जो है 15 क्लॉज 4 में दिया है। तो तीसरा भी गलत हो गया। पूछा है कितने सही सुमेलित थे, तो केवल एक सही सुमेलित है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 ए में उल्लिखित पदोन्नति में परिणामी वरिष्ठता का तात्पर्य क्या है? परिणामी वरिष्ठता का तात्पर्य क्या है? 16 क्लॉज 4 ए में उल्लिखित पदोन्नति में परिणामी वरिष्ठता, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी की पदोन्नति में आरक्षण के माध्यम से प्राप्त वरिष्ठता बनी रहती है। जैसे आप समझ लेना, एक सिंपल तरीके से समझना कि मान लो कोई ए व्यक्ति है, मान लो राम है, और बी व्यक्ति श्याम है। ठीक है, ये सामान्य कैटेगरी का है,
ये जनरल, मान लो ये जनरल कैटेगरी में आता है, मैं GC लिख देती हूँ जनरल कैटेगरी, और ये मान लो SC कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इसको रिजर्वेशन मिलेगा, SC कैटेगरी में है तो इसको क्या मिलेगा भाई, आरक्षण मिलेगा, ठीक है। ये दो व्यक्ति हैं तो दोनों का चुनाव होता है, मान लो 2010 में दोनों का किसी विभाग में चुनाव होता है या फिर चयन होता है, चयन बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो दोनों का चयन होता है मान लो 2015 में, ठीक है, किसी विभाग में। तो मान लो जो ए व्यक्ति था, जो राम था, क्योंकि ये जनरल मान लो जो राम था ए, चलो राम लिख देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, ए भी करेंगे तो आप लोग कन्फ्यूज जाएंगे। तो राम क्योंकि ये जनरल कैटेगरी से था, वैसे तो राम ये जनरल कैटेगरी से है, ध्यान रखना, और श्याम जो है ये SC कैटेगरी का है, ठीक है, रिजर्वेशन इसको मिलेगा श्याम को। तो राम मान लो अच्छा रैंक लाया, या फिर मान लो ये सीनियर है, ठीक है, ये क्या है, ये सीनियर है और श्याम जूनियर है, ठीक है, ओके, श्याम जूनियर है। अब बाद में क्या हुआ कि प्रमोशन होता है, प्रमोशन होता है किसका, 2020 में प्रमोशन हो जाता है श्याम का, ठीक है, इसको रिजर्वेशन के तहत इसको प्रमोशन मिल जाता है 2020 में, तो ये हो जाता है सीनियर, ठीक है। अब तक तो ये जूनियर था लेकिन अभी हो गया सीनियर 2020 में। अब 2025 में राम का भी 2025 में राम का भी प्रमोशन हो जाता है, तो ये भी सीनियर हो जाता है, ठीक है, ये भी सीनियर हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना कि क्योंकि ये 2020 में सीनियर हुआ था, प्रमोशन हुआ था श्याम का, तो ये 2020 में सीनियर बना था और 2025 में राम सीनियर बना था। ऑलरेडी राम सीनियर था ही, लेकिन बाद में 2025 में सीनियर बनता है। तो ये जो सीनियरिटी है श्याम की, जो रिजर्वेशन कैटेगरी था, इसकी सीनियरिटी, इसकी जो वरिष्ठता रहेगी ये बरकरार रहेगी। तो यही इस स्टेटमेंट में कह रहा है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में देखो, वैसे ये जब हम लोग डिटेल में अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में इसकी क्लास लेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। आरजी सर ने समझाया है तो वहाँ पे अच्छे से समझ लेना, ठीक है। छोटी सी वीडियो में समझाना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जाता है मेरे लिए। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी की पदोन्नति में आरक्षण के माध्यम से जो प्राप्त वरिष्ठता जो है वो बनी रहेगी। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि समय पर और उचित मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 23 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। वैसे अनुच्छेद 23 क्या है, बालाश्रम, मानव तस्करी, इन सब का निषेध करता है। लेकिन इसी में एक और प्रावधान है कि समय पर और उचित मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 23 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो करेक्ट आंसर आपका, सॉरी, ऑप्शन स्टेटमेंट आपका पहला सही दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है कि यह राज्य को लोक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने की अनुमति देता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे नई नई लगेंगी, तो इसमें हमें नहीं लगता कि बहुत कुछ समझाने की ज़रूरत है। बस आपको क्या करना है, आपको बस याद करना है। तो ये सब पॉइंट्स जो है आपको याद करने की ज़रूरत है, तो ये आप लोग याद कर लेना। आगे देखो, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि आत्माभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण केवल आपराधिक कार्रवाई पर लागू होता है, सिविल या गैर आपराधिक कार्रवाई पर लागू नहीं होता है। आत्माभिशंसन का मतलब क्या होता है कि मतलब मैंने मान लो कोई अपराध कर दिया, तो कोई भी पुलिस या न्यायालय मुझ पर फोर्स नहीं कर सकता है कि मैं अपने ही विरुद्ध गवाही दूं। तो मतलब आपके विरुद्ध, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने का अधिकार, स्वयं के विरुद्ध गवाही न देने का अधिकार देता है। भाई स्वयं के विरुद्ध कोई भी हमें खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन उन मामलों में, केवल आपराधिक मामलों पर ही यह अधिकार लागू होता है आत्माभिशंसन का, कि हम खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है और ना ही हमें कोई कर सकता है जबरदस्ती बाध्य कि हम खुद के विरुद्ध ही गवाही दें। तो ये केवल आपराधिक मामलों पर ही लागू होता है, सिविल या गैर आपराधिक मामलों पर लागू नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि विभागीय या प्रशासनिक प्राधिकारियों की समक्ष कार्यवाही में दोहरी क्षति के विरुद्ध संरक्षण उपलब्ध है। तो देखो, विभागीय प्रशासनिक प्राधिकारियों की समझ दोहरी क्षति का मतलब क्या है कि मान लो मैंने कोई अपराध किया तो मुझे केवल एक ही बार सजा मिलेगी, ऐसा नहीं कि मुझे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार एक ही सजा के लिए बार बार
मुझे एक ही अपराध के लिए मुझे बार बार सजा दी जा रही है। तो नहीं, हमने एक बार अपराध किया तो मुझे सजा बस एक ही बार मिलनी चाहिए, बार बार नहीं। तो इसी को कहा जाता है दोहरी क्षति। लेकिन अब स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि विभागीय या प्रशासनिक प्राधिकारियों के समक्ष कार्यवाही में दोहरी क्षति के विरुद्ध संरक्षण उपलब्ध है। तो देखो, ये दोहरी क्षति के विरुद्ध संरक्षण उपलब्ध है केवल न्यायालय जब आपको सजा सुनाएगी तो उसके लिए है, विभागीय प्रशासनिक प्राधिकारियों के लिए नहीं है। कि अगर मान लो आपने किसी विभाग में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे आपने कोई फ्रॉड कर दिया है, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, या तो वहाँ पे वो डिमोशन भी कर सकते हैं आपको, या तो नौकरी से निकाल सकते हैं। वो अपने हिसाब से जो भी कार्रवाई कर सकते हैं आपको सजा के तौर पे, तो वो कर सकते हैं। पहली बार 2 बार सजा दे सकते हैं, 3 बार भी दे सकते हैं। लेकिन मतलब ओवरऑल ये है कि ये जो दोहरी क्षति के विरुद्ध संरक्षण का जो अधिकार है, केवल न्यायालय द्वारा जो सजा दी जाएगी उसके संदर्भ में है, बाकी के संदर्भ में नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे विभागीय प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा की गई पूछताछ पर यह लागू नहीं होता है, क्योंकि ये न्यायिक प्रकृति की नहीं होती है। ठीक है, जो भी विभागीय प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा काम किया जाएगा, पूछताछ किया जाएगा, तो उस पर ये दोहरी क्षति के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार नहीं मिलेगा आपको। ये केवल जो है, क्योंकि वो न्यायिक प्रकृति की नहीं होती है, वो उनका पूछताछ का काम होता है विभागों का या प्रशासनिक प्राधिकारियों का। ठीक है, तो यहाँ पे दोहरी क्षति के विरुद्ध संरक्षण उपलब्ध नहीं होगा। वहाँ पे तो आपको मार पीट के कूट कूट के आपसे पूछा जाएगा कि तुमने अपराध किया है नहीं किया है। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे कह रहा है अनुच्छेद 21 के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि गोपालन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 21 मनमानी विधायी कार्रवाई से संरक्षण देता है, लेकिन मनमानी कार्रवाई मनमानी मनमानी कार्यकारी कार्रवाई से नहीं। देखो, पहला स्टेटमेंट जो है गोपालन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना था, इस संदर्भ में स्टेटमेंट है पहला वाला। तो ध्यान देना, तो पहला वाला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय माना कि अनुच्छेद 21 जो है मनमानी विधायी कार्यवाही से संरक्षण देता है, तो ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना गोपालन मामले में कि अनुच्छेद 21 जो है मनमानी विधायी कार्रवाई से संरक्षण प्रदान नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ध्यान से देखना, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर रही हूँ, एक बार फिर से ध्यान से देखना। गोपालन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 21 में मनमानी विधायी कार्रवाई से संरक्षण देता है, लेकिन मनमानी कार्रवाई से नहीं। तो देखो, मनमानी कार्रवाई से संरक्षण देता है लेकिन मनमानी विधायी कार्रवाई से नहीं, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया गोपालन मामले के संदर्भ में। दूसरा कह रहा है मेनका गांधी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यपालिका और विधायिका दोनों की मनमानी के विरुद्ध अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला वाला गोपालन मामले के संदर्भ में जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। निजता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 2017 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगे पूछा हुआ है ये स्टेटमेंट कि कितने सही हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखो, तो निर्णय में दैहिक निजता, सूचनात्मक निजता और पसंद की निजता को निजता संबंधी मूल अधिकार के मुख्य घटकों के रूप में संरक्षित किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि निजता संबंधी मूल अधिकार के मुख्य घटक में आपके दैहिक निजता, सूचनात्मक निजता और पसंद की निजता शामिल है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से MP शर्मा और खड़क सिंह के मामले में दिए गए पूर्ववर्ती निर्णयों को बनाए रखा, क्योंकि इसमें संविधान की सम्मत व्याख्या की गई थी। देखो, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से MP शर्मा और खड़क सिंह के मामले में दिए गए पूर्ववर्ती निर्णयों को अभिखंडित कर दिया गया था, बनाए नहीं रखा था। ठीक है, इनके द्वारा जो भी निर्णय दिए गए थे वो अभिखंडित कर दिया गया था, क्योंकि उसमें निजता के अधिकार की संवैधानिक स्थिति को अस्वीकार किया गया था, इसीलिए। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार निजता का अधिकार व्यक्ति के आंतरिक आयाम को राज्य और गैर राज्य दोनों प्रकार के अभिकर्ताओं के हस्तक्षेप से संरक्षित करता है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो पूछा था कि कितने कथन सही है स्टेटमेंट में, तो कितने कथन सही हुए? आपके 2 कथन सही हुए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्रॉपर पार्टिसिपेट करो, इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करो।
ठीक है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो इतना डरना नहीं है कि आपका आंसर गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बल्कि आप में सुधार ही होगा। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो। और हाँ, पॉलिटी के ये क्वेश्चंस थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स थे, थोड़े से आपको यहाँ पे अप्रोच की ज़रूरत है। आप लोग पढ़े होंगे वो लक्ष्मीकांत, तो आपको लगा होगा कि वहाँ से तो कुछ क्वेश्चन नहीं आया है। एक्चुअली रीज़न ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें नहीं दिया है इस टेस्ट पेपर में। पॉलिटी से या एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन एकदम ईजी नहीं है, थोड़े से कहें तो मॉडरेट लेवल का टेस्ट पेपर था ये। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। ज़रूरी नहीं है ये टेस्ट ज़रूरी नहीं है कि ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके सामने एग्ज़ाम में भी आ जाए। बस ये है कि आपको प्रैक्टिस करना है। हालाँकि आप लोग को पता होना चाहिए कि जो इंस्टीट्यूट द्वारा जो भी टेस्ट पेपर बनाया जाता है, उनका लेवल थोड़ा हाई रहता है। वो थोड़ा-सा क्वेश्चन को जानबूझ के टफ बनाते हैं, और क्योंकि एक ही टेस्ट पेपर से 100 क्वेश्चन इनको देना होता है, तो ये हर एक टॉपिक को भी ले लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता है, या फिर जहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है वो भी दे देता है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, आप लोग को क्या करना है, हम लोग को सिर्फ डिस्कस करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है, इससे बस रिवीजन होगा, तो डरना नहीं है। ओके, अभी अगला भी टेस्ट पेपर पॉलिटी का है, इसलिए आप सोचो कि भाई अगर 200 150 200 क्वेश्चन एक ही टेस्ट पेपर से देंगे तो कहाँ से कितना क्वेश्चन वो बनाएंगे, तो थोड़ा सा वो टॉपिक दूसरी जगह से भी ले लेते हैं। ओके, तो डरना नहीं है, बस प्रैक्टिस करो। चलो, बाय बाय।